प्रिय विद्यार्थियों, हार्दिक अभिनंदन है आप सभी का हिंदी व्याकरण की ऑनलाइन कक्षाओं में। जैसा कि हम अध्ययन कर रहे थे, वर्ण विचार हमारा प्रकरण चल रहा था। हम पढ़ चुके थे कि ध्वनि और वर्ण जो हैं वो कितने कितने हिंदी भाषा में मूलतः स्वीकार किए गए हैं। वर्णमाला का जन्म कर चुके हैं। वर्णमाला में 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं। अ से लेके औ पर्यंत 11 स्वर हैं और क से लेके ह तक जो है 33 व्यंजन हैं। उसके अलावा अन्य प्रकार का जो विकरण हम पढ़ते हैं, कौन से को अंतस्थ कहा गया है, किसे उष्म कहा गया है, कौन से स्पर्श हैं, उसके अलावा संयुक्त कौन कौन से हैं। ठीक है, संयुक्त के अलावा जो है कौन कौन से जो हैं अयोग वहाँ कहे जाते हैं, उत्क्षिप्त क्या हैं, आगम व्यंजन क्या हैं, आगम स्वर क्या हैं, इन सब का हम अध्ययन पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सीधा वर्ण विचार। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हमारे दिमाग जहन में एक बात आ जाती है, अक्सर एक शब्द आता है ध्वनि और एक शब्द आता है वर्ण। एक शब्द आता है ध्वनि और एक शब्द आता है वर्ण। तो पहले इनका अंतर समझ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। भाषा की जो मूल लघुत्तम इकाई, भाषा की लघुत्तम इकाई जो सार्वकालिक है, सार्वभौमिक है, वो है ध्वनि। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं कल। तो ध्वनि जो है भाषा का कौन सा रूप है, वो मौखिक रूप है। मौखिक भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि हम पढ़ चुके हैं कल। और वैसे ही वर्ण जो है वो उसका स्वरूप है लिखित। उसका स्वरूप कैसा है? लिखित। तो हमने पढ़ा है कि मौखिक भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है, लिखित भाषा की वर्ण है। और वर्ण क्या है समझिएगा, जब ध्वनि के लिए कोई संकेत चिन्ह बना दिए गए, ध्वनि के लिए जब कोई संकेत चिन्ह हम कहें लिपि चिन्ह बना दिए गए, तो वो कहलाते हैं वर्ण। समझिए बात, क्या बात हुई कि ध्वनि जो है जब उसे किसी संकेत के रूप में लिख दिया जाता है तो वो कहलाएगा वर्ण। हम सीधी सीधी बात कह सकते हैं, ध्वनि के लिए निर्धारित लिपि चिन्ह वर्ण है। ध्वनि के लिए निर्धारित जो लिपि चिन्ह है या हम कहें जो संकेत चिन्ह है, आपका ध्यान में आकृष्ट करना चाहूंगा इस चिन्ह शब्द की तरफ भी। ये शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर इसको शुद्ध अशुद्ध में पूछा जाता है। लोग इसको गलत लिख देते हैं, कुछ लोग चिन्ह को ऐसे लिख देते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। सही तरीका ये ऐसे लिखने का, हल चिन्ह लगा करके लिखा जाना चाहिए। तो ध्वनि के लिए निर्धारित किए गए जो लिपि चिन्ह है वही क्या है, वही वर्ण है। और ये लिपि चिन्ह आप पढ़ चुके हो, पहले बताया था मैंने आपको। अंग्रेजी भाषा में हम एक को ऐसे लिख देते हैं, ब को ऐसे लिख देते हैं। हिंदी भाषा में इसको हम ऐसे लिखेंगे और इसको ऐसे लिखेंगे। तो ये बातें भाषा के आधार पर अलग अलग लिपि चिन्हों का निर्धारण किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि दो भाषा के लिपि चिन्ह एक जैसे ही हो। अंग्रेजी में ऐसे लिखेंगे अ को, हिंदी में ऐसे, ब को ऐसे, इनको ऐसे लिख दिया जाएगा। तो ये प्रक्रिया जो है ये अपने आप हुई है। और लिपि चिन्हों का निर्धारण जो किया गया है बिना किसी तार्किक, बिना सुस्पष्ट आधार के यादृच्छिकता के साथ किया गया है, रेंडमली किया गया है। ये अ को ऐसे ही क्यों लिखा हिंदी में, ब को ऐसे ही क्यों लिखा हिंदी में, इंग्लिश में ऐसे ही क्यों लिखते हैं, ऐसे क्यों नहीं लिखते, इसके पीछे कोई तार्किक आधार नहीं है। जैसा बन गया बस मान लिया गया है और वो परंपरा सुदृढ़ रूप से आगे चलती चली जा रही है। तो हमने समझ लिया कि ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। ध्वनि जो है मौखिक अवधारणा है, वर्ण जो है लिखित अवधारणा है। समझिएगा, दोनों ही लघुत्तम इकाइयां हैं अपने अपने परिप्रेक्ष्य में। लिखित भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण है तो मौखिक भाषा की ध्वनि है। ध्वनि के लिए जब संकेत बना दिए गए, अ के लिए ऐसा बना दिया गया, अंग्रेजी भाषा में हिंदी में ऐसा बना दिया गया, व के लिए ऐसा बना दिया गया। ठीक है, तो ये जो चिन्ह बना दिए गए हैं ये चिन्ह कहलाते हैं वर्ण। और ये लिखित भाषा की लघुत्तम इकाई है, हम पहले पढ़ चुके हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, वर्णमाला हम पढ़ चुके हैं। वर्णमाला में देखो स्वर भी आते हैं और व्यंजन भी आते हैं। अब स्वर और व्यंजन, स्वर किसे कहा जाए, व्यंजन किसे कहा जाए, किस आधार पे तय किया कि अ तो स्वर है लेकिन क व्यंजन है। हिंदी ने ये कैसे तय किया, प तो स्वर है, ई व्यंजन है, कैसे तय किया जाए, आधार क्या है। तो बड़ा तार्किक आधार हिंदी में लिया गया है। तो हम बात कर लेते हैं वर्ण विचार में। पहले बात करेंगे स्वर क्या है, उसके बाद बात करेंगे व्यंजन क्या है।
और इनका निर्धारण किस आधार पर किया गया है, और कितने कितने हम पढ़ चुके हैं। ध्यान से देखिएगा। स्वर जो हैं, कहते हैं वे ध्वनियां जो मुख विवर से, विवर यानी गुफा, अपना मुख एक तरह से गुफा है, वे ध्वनियां जो मुख विवर से निर्बाध रूप से, निर्बाध मतलब बिना बाधा के, जिसको बाधा नहीं हो उसे हम स्वतंत्र भी कह सकते हैं, वे ध्वनियां जो मुख विवर से निर्बाध रूप से या हम कहें स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती हैं, वो कहलाती हैं स्वर। ठीक। अगली, वे ध्वनियां जो मुखावयव से या मुख विवर से कुछ बाधित होकर, कुछ अवरोधित होकर के बाहर निकलती हैं, वो कहलाती है व्यंजन। ठीक। जो ध्वनियां निर्बाध निकली वो स्वर, जो बाधा के साथ निकली वो व्यंजन। अब स्वर जो हैं वो अपने उच्चारण के लिए स्वाश्रित होते हैं, जबकि व्यंजन जो हैं अपने उच्चारण के लिए स्वरों पर आश्रित होते हैं। देखिए, तो जो निर्बाध उच्चारित होती है, निर्बाध या हम कहें स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती हैं, उन्हें हम कहेंगे स्वर। ठीक। और जो ध्वनियां बाधा के साथ, कुछ बाधा के साथ मुखावयवों में, या हम इसको कह सकते हैं बाधित होकर उच्चारित होती हैं, वे ध्वनियां कहलाती है व्यंजन। जो ध्वनियां निर्बाध रूप से या स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती है वो है स्वर हैं, और जो बाधा के साथ या कुछ बाधित होकर के निकलती हैं वो व्यंजन है। अगली बात हम करें तो स्वर जो हैं वो अपने उच्चारण के लिए, उच्चारण में स्वतंत्र होते हैं। ठीक। जबकि व्यंजन अपने उच्चारण के लिए स्वराश्रित होते हैं। क्या होते हैं? स्वराश्रित, स्वरों पर आश्रित होते हैं, स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं किया जाता है। हमने देखा है, जैसे आपने लिखा क, तो इसका उच्चारण पूर्णतः नहीं हो पाएगा जब तक इसके पीछे कोई स्वर नहीं होगा। अब क के बाद यदि आप अ लगाओगे तो इसकी ध्वनि क ली जाएगी, यदि इसके बाद आपने आ लगा दिया तो इसकी ध्वनि का हो जाएगी। इसी प्रकार से ई लगाओगे तो की, बड़ी लगाओगे तो की, ए, के, कई, ऐसे इसकी ध्वनियां बदलती जाएगी स्वरों के आधार पर। तो व्यंजन अपने उच्चारण के लिए स्वरों पर आश्रित होते हैं, जबकि स्वर उच्चारण के लिए स्वतंत्र होते हैं। इनकी मूलभूत प्रकृति है। हम आगे पढ़ेंगे। संख्या में आपको बता चुका हूं। हिंदी में आपने जो है 11 स्वर पढ़े हैं, अ से लेके औ तक, और व्यंजन पढ़े हैं 33, क से लेके ह तक। संख्याओं बता चुका हूं मैं आपको। कौन कौन से स्वर हैं जानते हो आप, परिचित हो चुके हो पहले, और कौन कौन से व्यंजन है इससे भी आप पहले परिचित हो चुके हो। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं, बात करेंगे स्वरों के वर्गीकरण की। चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे पहले हम स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। स्वरों की संख्या हम देख चुके हैं, स्वर कौन कौन से हैं वो हम देख चुके हैं। और एक बात मैं पहले आपको ज्ञात करा दूं कि जो स्वरों का वर्गीकरण है, यह हम पढ़ेंगे व्यंजनों का जो वर्गीकरण है, ये जो प्रकरण है, इनके संबंध में विभिन्न पुस्तकों में विविध प्रकार का ज्ञान आपको मिल सकता है। यानी कि ये जो वर्गीकरण है ये अलग अलग पुस्तक में आपको अलग अलग मिल सकता है, लेकिन इतना हम विश्वास के साथ कहेंगे, आपको बताता हूं विश्वास के साथ, कि हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें से आपका प्रश्न 100% सही होगा, 100% सही होगा, ये हम लेकर के चल रहे हैं। ठीक है ना? तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि इस पुस्तक में तो ये लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है, विभिन्न प्रकार से मिलता है। चलिए हम बात करने वाले हैं। तो स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया है वो 6 आधार पर किया गया है। कितने आधार पर? 6 आधार पर, या 6 प्रकार से किया गया है। अब वो 6 प्रकार, वो 6 आधार कौन से हैं उसकी अपन बात कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है वो माना जाता है उच्चारण स्थान के आधार पर। पहला जो वर्गीकरण है स्वरों का वो है उच्चारण स्थान के आधार पर। अब उच्चारण का स्थान कौन सा होगा? हाँ,
उच्चारण स्थल कौन सा होगा हम कहें, के आधार पर। ये हम समझेंगे आगे। उच्चारण स्थल कौन कौन से हैं, कौन कौन सी ध्वनियां कहां से निकलती है, और भी पढ़ने वाले हैं आगे जाकर के। हम हालांकि हम सामान्यतः मानते हैं कि सारी ध्वनियां निकलती तो मुंह से ही है, मुख से ही बाहर होती है, मुख से ही निश्रित होती है, किंतु मुख से निश्रित होने के पहले वो किन किन मुखावयों के साथ में अपना भूमिका निभाती है, कौन सा मुखावयव किस ध्वनि के उच्चारण में कितना सक्रिय होता है, इस आधार पर ये इनका वर्गीकरण किया गया है। अगला है उच्चारण समय। और उच्चारण समय जो है उसे कहा गया है छंद शास्त्र में, या हम कहें पिंगल शास्त्र में, उसको मात्रा कहा गया है। उच्चारण समय, देखिए मात्रा बहुअर्थी शब्द है, मात्रा का मतलब परिमाण से भी लिया जाता है, ठीक है, और मात्रा का मतलब जो है उच्चारण के समय से भी लिया जाता है। ये छंद शास्त्र संबंधी बात है। हिंदी में जब काव्य शास्त्र का आप अध्ययन करोगे वहां इस बात को अच्छे से देखोगे के आधार पर, ठीक। अगला जो है वो है रचना, बनावट। रचना कह सकते हो आप उसी को, आप बनावट कह सकते हो, उसी को आप व्युत्पत्ति कह सकते हो, और उसी को आप निर्माण कह सकते हो। रचना, बनावट, व्युत्पत्ति एक ही नाम है लगभग ये। इसके आधार पर भी स्वरों को बांटा गया है। दो प्रकार के स्वर हैं, हम देखेंगे आगे। अगला है जिह्वा स्थान के आधार पर। जैसा मैंने आपको बताया कि सारी ध्वनियां निश्रित तो मुख से ही होती है, मुख से ही निकलती है सभी ध्वनियां, लेकिन उसके अलावा उसमें जिह्वा का कौन सा भाग अधिक सक्रिय रहा है, तो उसके आधार पर बनाया गया ये वर्गीकरण है कि जिह्वा स्थान के आधार पर, जिह्वा स्थान के आधार पर। देखो इस विभाजन को लेकर के जो है वैयाकरणों ने जिह्वा को तीन भागों में बांट दिया है। जिह्वा का अग्र भाग जिसमें सक्रिय होता है उसे अग्र कहलाते हैं, किसी में मध्य भाग सक्रिय होता है, किसी में पश्चिम भाग सक्रिय होता है। उस आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है जिह्वा स्थान के आधार पर। अगला है मुखाकृति के आधार पर। अगला मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर। और अंतिम जो विभाजन है वो है ओष्ठाकृति के आधार पर। अंतिम विभाजन जो होगा वो होगा ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर। ये 6 प्रकार से स्वरों को वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न शायद आपसे न पूछा जाए कि कितने प्रकार से बांटा गया है स्वरों को, लेकिन किस किस रूप में बांटा गया है, यहां से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, और अक्सर पूछा गया है। स्वरों में जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा इसी आधार पर पूछा जाएगा। तय है लगभग 90% प्रश्न आपका यहीं से होगा। देखिएगा ध्यान से। पहला है उच्चारण स्थान के आधार पर, स्थल कहें या स्थान कहें बात एक ही है, उच्चारण स्थल के आधार पर। अगला है उच्चारण समय या मात्रा के आधार पर, किस स्वर को बोलने में कितना टाइम, पूरी तरह से वैज्ञानिकता है इसमें, इसमें कोई यादृच्छिकता नहीं है, कोई रैंडम नहीं लिया गया है बातें। ये बातें जो है कि उच्चारण का समय वास्तव में अ को बोलने में कम समय लगता है और आ को बोलने में ज्यादा टाइम लगता है। ये हमने कभी महसूस नहीं किया होगा, क्योंकि हमारे कौन से पैसे लग रहे हैं बोलने में, हम इस बात को महसूस नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं तो तार्किक आधार है पूरी तरह से, जिसको बोलने में ज्यादा समय लगता है उसे हम दीर्घ कहते हैं, कम लगता है तो लघु कहते हैं, पढ़ने वाले हैं आगे। अगला है रचना कहें, चाहे बनावट कहें, चाहे व्युत्पत्ति कहें, चाहे निर्माण कहें। स्वरों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, कौन से मूल हैं, कौन से संधि स्वर हैं, किसको जोड़ के बनाया जा सकता है, किसको नहीं बनाया जा सकता, इस आधार पर हम पढ़ेंगे। मूल और संधि स्वर वो पढ़ेंगे रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर। अगला है जिह्वा स्थान के आधार पर। जो भी स्वर का उच्चारण हम करते हैं उसमें जिह्वा का कौन सा भाग अधिक सक्रिय रहा है, अग्र, मध्य या पश्च, उस आधार पर बनाया गया है जिह्वा स्थान के आधार पर। अगला है मुखाकृति के आधार पर। हमारा मुख कितना खुलता है, कितना बंद रहता है, किसमें मुख ज्यादा खुलता है, किसमें मुख कम खुलता है, ये वर्गीकरण जो है वो कहलाता है मुखाकृति के आधार पर। इसमें आप संवृत, अर्धसंवृत, अर्धविवृत और विवृत पढ़ने वाले हैं। अगला है ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर 2 प्रकार के हैं। कुछ से स्वरों को बोलने पे वृत्ताकार मुंह हो जाता है, तो ऊ और ओ और औ को बोलने पे मुख वृत्ताकार होता है, बाकी शेष सभी जो है अवृत्ताकार में आएंगे। तो 2 प्रकार से ये वाले पढ़ने वाले हैं। तो ये 6 आधार पर बांटा गया है स्वरों को। अब हम एक करके देखेंगे। पहले हम पढ़ने वाले हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। स्क्रीनशॉट आप लीजिए, फिर अपन बढ़ते हैं।
तो हम पढ़ रहे हैं स्वरों का वर्गीकरण, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं पहला उच्चारण स्थान के आधार पर। नंबर 1, उच्चारण स्थान या उच्चारण स्थल के आधार। आधार तो पहले हम समझ लेते हैं उच्चारण स्थल होते कौन कौन से हैं, किस प्रकार से वहां से ध्वनियां उच्चारित होती है, क्यों नाम दे दिया गया उनको, क्यों बांट दिया गया। देखिएगा, पहले हम समझ लेते हैं कौन कौन से तो कहां से उच्चारित होते हैं, फिर हम उसको विस्तार से समझेंगे उस चीज को। कुछ स्वर हैं वो कंठ्य हैं, कुछ स्वर हैं वो तालव्य हैं, कुछ स्वर हैं वो ओष्ठ्य हैं, कुछ स्वर मूर्धन्य हैं। इसके अलावा कंठ तालव्य और कंठ ओष्ठ्य, कंठोष्ठ्य। देखिएगा, पहले तो कंठ्य, कंठ्य स्वर कौन कौन से हैं, तो वो है अ और आ। ठीक, उसके बाद में तालव्य स्वर कौन कौन से हैं, तो छोटी ई और बड़ी ई जिसे आप कहते हो, हालांकि इसको उच्चारण में लगभग समान ले लेते हैं लोग। ओष्ठ्य ऊ और बड़ा ऊ। मूर्धन्य तो री, री ऋषि। कंठ तालव्य तो ए और ऐ। कंठोष्ठ्य तो ओ तथा औ। ये स्वरों का वर्गीकरण है। दो ये हैं, दो 4, दो 6 और एक 7 और 4 ये 11 हमारे स्वर हैं। तो कंठ्य स्वर अ और आ है, तालव्य स्वर ई और। अभी आपके दिमाग में थोड़ा आ रहा होगा प्रश्न कि क्या कंठ्य है, मूर्धन्य क्या है। तो ये पूरी जो व्यवस्था है इसको मैं आपको चित्र के माध्यम से यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। आराम से आपको समझ में आएगा, पूरी तरह से वैज्ञानिकता के साथ में, तार्किकता के साथ में आप इसको समझोगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। चलिए, तो कंठ्य है अ और आ, तालव्य है ई और ई, ओष्ठ्य है उ और उ, मूर्धन्य है री। कंठ तालव्य है ए तथा ऐ, ओष्ठ्य है ओ तथा औ। अब थोड़ा समझिएगा आप, ये कंठ तालव्य क्यों कहा गया, इन्हें कंठोष्ठ्य क्यों कहा गया। संधि का प्रारंभिक ज्ञान अपेक्षा करता हूं आप सभी को होगा, नहीं हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ेंगे हम आगे। ध्यान से देखिए, इसे कहा गया है कंठ तालव्य। जब आप संधि में गुण संधि पढ़ते हो तो वहां पर आप एक नियम पढ़ते हो कि अ या आ, इसके साथ जब ई अथवा बड़ी ई को जोड़ा जाता है तो इस ए का निर्माण होता है। ये सब इस शब्द की व्युत्पत्ति होती है, इनको जोड़ा जाता है तो ये शब्द बनता है। ठीक है, अब हम ध्यान से देखें कि ए का निर्माण अ या आ को ई के साथ जोड़ने पर होता है। तो अ और आ तो क्या है, ये तो है कंठ्य। ठीक, और ई और ई ये क्या है, ये है तालव्य। तो चूंकि इसका निर्माण कंठ वाले स्वरों से और तालव्य वाले स्वरों से मिलाकर किया गया है, उनके मेल से हुआ है, इसलिए ये कंठ भी हो गया, तालव्य भी हो गया। तो ए क्या है, कंठ तालव्य। इसी में यदि हम अ का योग और कर दे तो ये भी बन जाता है। तो ये दोनों क्या है, ये कंठ तालव्य है। ये दोनों क्या है, ये कंठ तालव्य है। अगली बात आती है कंठोष्ठ्य। ओ तथा औ को कंठोष्ठ्य कहा गया है। तो ध्यान से देखिए, जब हम गुण संधि ही पढ़ेंगे तो गुण संधि में एक नियम हम पढ़ने वाले हैं कि जब अ अथवा आ का योग या आ को छोटे उ अथवा बड़े उ से किया जाता है तो इस प्रकार से व्युत्पत्ति होती है ओ शब्द की। ओ शब्द ऐसे बना है, अ आ को उ के साथ जोड़ोगे तो ओ बनता है। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि अ और आ तो क्या है, ये तो है कंठ्य, और उ क्या है, ये है ओष्ठ्य। इस प्रकार से दोनों को जोड़ के बनाया गया है कंठोष्ठ्य। हालांकि ये शब्द जो है ये अपने आप में संधि की दृष्टि से अशुद्ध है। हम पढ़ेंगे, जहां पर हम पढ़ने वाले संधि वहां बताऊंगा आपको, अपवाद स्वरूप ही आता है। तो कंठ से निकलने वाले अ आ और से निकलने वाले उ, इन दोनों को मिला के जो शब्द व्युत्पत्ति होता है, जिसकी व्युत्पत्ति होती है शब्द की, वो है ओ। इसलिए इसको कहा गया है कंठोष्ठ्य।
तो समझ गए आप। कंठ्य है अ आ, तालव्य है ई ई, ओष्ठ्य है उ ऊ, मूर्धन्य है री, कंठ तालव्य ए ऐ। क्योंकि इसका निर्माण अ और ई से हुआ है, ये कंठ्य है, ये तालव्य, इसलिए कंठ तालव्य इसको कह दिया गया है। अगली बात कंठोष्ठी की करें। ओ, इसका निर्माण अ आ का उ के साथ योग होने से हुआ है। अ आ कंठ्य है, उ ऊ ओष्ठ्य है, इसलिए इसे कंठोष्ठ्य कहा गया है। तो समझ गए होंगे आप। हाँ, अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि ये कंठ क्या है, ओष्ठ क्या है, तालु क्या है। ये उदाहरणों से आप परिचित नहीं हो पाए हैं अभी, तो अभी अब आपको बताता हूँ कि कौन सी तालु कहाँ पर होता है, कंठ कहाँ पर होता है। हम ये तो जानते हैं कि सारी ध्वनियां निकलती मुंह से ही हैं, सभी ध्वनियां मुख से निश्रित होने वाली है। तो फिर अलग अलग जो भूमिका कैसे है इनकी, भूमिका की अपन बात करने वाले हैं। तो कौन सा कंठ है, कहाँ पर तालु होती है, हम चित्र के माध्यम से देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम समझ लेते हैं उच्चारण स्थल क्या होते हैं, कहां कहां पर स्थित होते हैं, और कौन कौन से स्वर कहां से निकले हैं अपन देख ही चुके हैं। ध्यान से देखिएगा। समझिए ध्यान से, समझ में आ रही होगी बात आपको। एक चेहरा आपके सामने बनाया गया है, और चेहरे पर हम ये है मुख, और नीचे कंठ से ध्वनि आती है हमारे, यहाँ से निकलती है मूल से। अब कौन कौन से तो उच्चारण स्थल हैं और कहां कहां पर वे स्थित हैं, ये बात आप समझिएगा। कुछ से तो आप ऐसे परिचित हो, कुछ नामों से तो, जैसे ओष्ठ आप सब जानते हो, दांत आप सब जानते हो, ये कंठ भी लगभग आप सब जानते ही हैं। इसके अलावा और क्या उदाहरण है, इसकी अपन बात करेंगे। ये मसूड़ा, मसूड़े से परिचित हो, हमारे दांत के पीछे जस्ट मसूड़ा होता है, और हमारे ऊपरी जबड़े पर ऐसे कुछ खुरदरी सी जगह बनी हुई होती है। आप इस चीज को महसूस करिएगा, पूरी तार्किकता है, पूरी वैज्ञानिकता है, ध्यान से समझिएगा। आपका जो ऊपरी जबड़ा है महसूस कीजिए, पहले दांत है ऊपर वाले, उसके बाद मसूड़ा, मसूड़े को वत्स कहा जाता है, फिर कुछ खाली जगह आती है, और खाली जगह के बाद पीछे आप महसूस करोगे तो कुछ रफ सी जगह, कुछ खुरदरी सी जगह, एक खुरदरी जगह बनी हुई है, इसमें क्रैक्स टाइप ऐसे बने हुए हैं ऊपरी जबड़े पर आपके, तो आप उसको महसूस कर सकते हो। अब समझिएगा किसको क्या कहा जाता है। देखिए, शुरू करते हैं नीचे से अपन। ये है कंठ, कंठ से आप सब परिचित हो, ये कंठ है। कंठ के थोड़ा ऊपर स्थान माना जाता है, इसे कहते हैं काकल। क्या कहा जाता है, काकल। जब हम व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, हम काकल्य ध्वनियां पढ़ेंगे, ह और विसर्ग को, थोड़ा ऊपर है। अब आते हैं, इधर आते हैं। दांत सब जानते हो, दंत दांत को कहा जाता है, ठीक है। ओष्ठ होठ को कहा जाता है, और जो दांत के पीछे मसूड़ा, नहीं मसूड़ा जो है उसे वर्त से कहा जाता है, वर्त, ठीक। और मसूड़े के, और ये पीछे जो लास्ट में जगह आती है, जो खुरदरी जगह बनी हुई है, रफ सी जो जगह बनी हुई है, इस खुरदरी जगह को कहते हैं अपन मूर्धा। क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, मूर्धा अलग होता है। हाँ, वो मुर्दा अलग है, जिसका रथी चला गया है, जिसकी अर्थी बन गई है, वो मुर्दा अलग होता है। ये मूर्धा है, ये महाप्राण है ध्वनि है, द में उसमें अल्पप्राण ध्वनि है। ये जो मूर्धा है और जो वर्त्स्य हैं, मसूड़े हैं, इनके बीच एक खाली सपाट सी जगह है, जिसे कहा जाता है तालु। क्या कहा जाता है, तालु। अब समझिएगा, एक बात हम समझ जानते हैं, भाई सारी ध्वनियां निकल मुख से रही है, इनको अलग अलग नाम क्यों दिया गया है, इनकी भूमिका के आधार पर दिया गया है, इनकी सक्रियता को लेकर ये नाम इनका दिया गया है। किस ध्वनि के उच्चारण में कौन सा मुखावयव अधिक सक्रिय है, उस आधार पर उसको बांटा गया है। ध्यान से देखिए, जो सीधे कंठ से निकलते हैं वो ध्वनियां कंठे कहलाती है। हम फिलहाल स्वरों की बात कर रहे हैं, तो स्वर की बात करें तो हम पढ़ चुके हैं कि अ और आ जो है वो कहां से निकलते हैं, वे कंठ से निकलते हैं। काकल हम पढ़ेंगे व्यंजनों में, ह और विसर्ग काकल से निकलते हैं, थोड़ा ऊपर उच्चारित होते हैं। आगे चलते हैं मूर्धा, तो मूर्धा से निकलता है री। अब समझिएगा, आप इसको पूरी तरह से महसूस कर सकते हो आप।
आप जब ऊपरी जबड़े में महसूस किया आपने, जहां पर खुरदरी जगह बनी हुई है वो मूर्धा है, जब भी आप री उच्चारित करोगे आपकी जीवा उसी मूर्धा को स्पर्श करेगी। प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। आगे देखिए, वर्ष्य, वर्ष्य कहते हैं मसूड़े को, ये भी पढ़ने वाले हैं। वर्ष्य में जो है निकलते हैं बाद में उच्चारित जो होते हैं ल को माना जाता है वर्ष्य। अभी हम व्यंजन नहीं पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे। दंत्य, दंत्य भी स्वर को उच्चारित में काम में आता है। दंत्य यानी दांत, हम पढ़ेंगे त वर्ग पढ़ने वाले हैं, जब व्यंजन पढ़ेंगे तो त वर्ग आएगा तो उसको जब आप बोलोगे त थ द द न बोलोगे, आपकी जीवा दांतों को स्पर्श करेगी, इसीलिए इनको दंत्य कहा गया है। ओष्ठ्य की बात करें तो हमने पढ़े हैं ऊ और बड़ा ऊ, ये हमने ओष्ठ्य में पढ़े हैं। होठ जब बिल्कुल पास आते हैं एक दूसरे के, देखिएगा आप खुद बोल के देख लीजिए, ऊ बोलते हैं, होठों की भूमिका तय होती है, बहुत सक्रिय होते हैं होठ, और इसी आधार पर इनको जो है ओष्ठ्य कहा गया है। जब तालु, तालु में लेते हैं छोटी ई और बड़ी ई, तो समझिएगा जब आप ई उच्चारित करोगे, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, ई के उच्चारण में आपकी जीवा यहाँ पर आएगी, मसूड़े के पीछे आएगी, ठीक है, और मूर्धा के पहले आएगी, यहाँ स्पर्श करेगी। बोल के देख लीजिएगा, पूरी वैज्ञानिकता है। तो ये कहलाते हैं तालव्य। तो इस प्रकार से जो है इनकी भूमिका के आधार पर जो है इनको बांटा गया है। कौन से कंठ्य हैं तो अ और आ, कौन से मूर्धन्य हैं तो री, कौन से दंत्य हैं वो पढ़ने वाले हैं व्यंजनों में, तरह पढ़ेंगे। ओष्ठ्य कौन कौन से स्वर हैं तो ऊ, तालव्य कौन से हैं तो ई। इसके अलावा हमने जो पढ़े कंठ तालव्य, ये तालु और कंठ को जोड़ दिया इन दोनों को तो कंठ तालव्य हो जाएगा, कंठ और ओष्ठ्य को जोड़ दिया तो कंठोष्ठ्य हो जाएगा। तो ये अपने वर्गीकरण पढ़ा है एक बार, इसको आप चित्र को बना लीजिए जैसा संभव, जैसा बना पाए आप। और इसके बाद हम कल पढ़ेंगे कि स्वरों को किस प्रकार से, दूसरा विभाजन कौन सा है, जो हमने पहला तो पढ़ लिया उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा पढ़ेंगे मात्रा के आधार पर, फिर वचन रचना बनावट उत्पत्ति के आधार पर, फिर पढ़ेंगे जिह्वा स्थान के आधार पर, फिर पढ़ेंगे मुखाकृति के आधार पर, फिर पढ़ेंगे ओष्ठाकृति के आधार पर। तो आज की हमारी कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। अपेक्षा है आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। हमारे प्रयास जारी हैं, हमारे जो अपनी कक्षाएं हैं उनको बेहतर से बेहतर कैसे बनाया जाए, निरंतर हम प्रयासशील हैं और अपेक्षा करते हैं आप लोगों का सहयोग इसमें बना रहेगा। तो आप लोग निरंतर व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अध्ययनशील बने रहिए।